हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। टॉपिक का नाम ही जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, लैक ओपेरान। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आया, उसका मेन रीज़न ये लैक ओपेरान ही है, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोज़ यूट्यूब पर सर्च किए हैं उसमें वही पुराने फिगर्स, पुराने तरीके दिए हुए थे, जिस पे हज़ारों वीडियो मैंने देखे नहीं, मतलब देखे सारे वीडियो लगभग सेम ही लग रहे थे। तो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्स रीज़न ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आसानी से समझाई नहीं गई थी यूट्यूब पर। सही बात कह रहा हूँ ये मैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ समझाने के लिए, जिसके कारण मैंने इसमें फिगर भी थोड़ा सा चेंज किया है बुक के अलावा। बुक में जो फिगर दिया है उससे ये पूरी तरीके से अलग है, पर वर्ड सारे सेम ही है, बस समझाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो जिसने भी आज तक लैक ओपेरान की वीडियोज़ देखी होगी कहीं पर किसी भी टीचर से, चाहे जो टीचर हो, उसको देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो मेरे वीडियो पे आकर इस वीडियो को देखिएगा। 1% का डाउट नहीं बचेगा बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से। तो चलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। उससे पहले 1 मिनट के लिए मुझे अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डालना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो लैक ओपेरान ये है क्या। सबसे पहले इसी हेडिंग से शुरू कर रहे हैं। तो हेडिंग का मतलब है, दिया हुआ है लैक ओपेरान, जिसमें लैक वर्ड जो आया है वो आया है लैक्टोजेन से, जो कि एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूसरा वर्ड है ओपेरान, जिसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ जीन। जैसे कह रहा है कि मेरा एक बॉडी है, मेरा बॉडी सेल से मिलके बना है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मेरा अपने डीएनए है, और डीएनए मेरे कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है, और उस कैरेक्टर को कैरी करने का काम कौन करता है? जीन। तो उस जीन के जो ग्रुप्स होंगे या समूह होंगे उन्हें कहा जाएगा ओपेरान। तो लैक ओपेरान 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है लैक, दूसरा शब्द है ओपेरान। लैक वर्ड आया है लैक्टोजन से, जो कि एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है जैसे, और एक ओपेरान वर्ड है जिसे ग्रुप ऑफ जीन या जीन के समूह को क्या कहोगे? ओपेरान, जो कहाँ के होंगे? डीएनए। कह रहा है लैक ओपेरान हमेशा पाया जाएगा केवल किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। 1-2 एक्सेप्शन है, पर पूरी तरीके से वो भी सही साबित नहीं करते इस बात को कि वो यूकैरियोटिक में होते हैं। पर फिलहाल अभी इंटर के बेस पे, बोर्ड एग्जाम के लेवल पे हम यही मानेंगे कि लैक ओपेरान केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इस लैक ओपेरान के बारे में जैकब और मोनार्ड 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1961 में बताया था, और 1961 में ही इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जैकब और मोनार्ड ने, जिसे कहा गया ओपेरान मॉडल। उस ओपेरान मॉडल में जो भी जानकारियां दी गई वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उससे पहले किसी वैज्ञानिक ने उनको अच्छे से नहीं समझाया था, जिसके कारण इन्हें 1966 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लैक ओपेरान 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है लैक, जिसका पूरा नाम है लैक्टोजिन, जो कि एक क्या है? प्रोटीन। दूसरा वर्ड है या शब्द है ओपेरान, जिसमें ग्रुप ऑफ जीन या जीन के समूह को क्या कह रहे हो? ओपेरान। और जो लैक ओपेरान है केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मतलब ऐसी कोशिकाओं में जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। और कह रहा है कि लैक ओपेरान के बारे में सबसे पहले जैकब और मोनार्ड ने 1961 में बताया था, जिसके आधार पर उन्होंने ओपेरान मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें कुछ ऐसी जानकारियां बताई गई उनके द्वारा जो कि उससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं खोजी, और उनकी जानकारियों का उपयोग आगे चलकर बहुत तेज़ी से उपयोग किया गया, जो अत्यधिक उपयोगी भी था, इम्पॉर्टेंट भी था, जिसके कारण इन्हें 1966 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। अब आते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पे। इन्होंने क्या बताया, कैसे बताया? इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो एक जीवाणु पर किया था जिसका नाम था ई कोलाई, या उसका पूरा नाम है इस्चरेशिया कोलाई। ठीक, ये पाया जाता है सामान्यतः हमारे इंटेस्टाइन में, मतलब आंत में, चाहे छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, परजीवी के रूप में पाया जाता है हमारे शरीर में, पैरासाइट के फॉर्म में। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ई कोलाई नामक जीवाणु पर किया, जिसका पूरा नाम है इस्चरेशिया कोलाई, जो कि पाया जाता है कहाँ पर? हमारे इंटेस्टाइन में या आंत में, परजीवी के रूप में या पैरासाइट के रूप में। अब कह रहा है इन्होंने ओपेरान को 4 भागों में विभाजित किया जब अपना ओपेरान मॉडल प्रस्तुत किया था। तो जो पहला भाग था उन्होंने कहा इसमें स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं।
जो प्रोटीन और एंजाइम के लिए कोड धारण करते हैं। कोड मतलब सूचनाएं, मतलब जो डीएनए है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं ओपेरॉन मॉडल के अनुसार, जो प्रोटीन के बनने में और एंजाइम के बनने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन की क्रिया होगी और उसके बनने के लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होगी। तो प्रोटीन के बनने और एंजाइम के लिए जो जीन जिम्मेदार हुआ उसको उन्होंने क्या कह दिया, स्ट्रक्चरल जीन। तो ओपेरॉन का ये पहला भाग हो गया। दूसरे भाग को उन्होंने कहा प्रोमोटर। अब इसमें मैंने लिखा है इन दिस साइट डीएनए रिप्लिकेशन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। कहने का मतलब ये है कि डीएनए रिप्लिकेशन के समय डीएनए में प्रोमोटर स्थल या प्रोत्साहक का निर्माण होता है। उस भाग से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज होगा या स्रावित होगा और सबसे पहले उसी भाग से क्या करेगा, जुड़ने की क्रिया करेगा, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से क्या होगा, आरएनए के बनने की क्रिया प्रारंभ होगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रारंभ होगी। तो उस डीएनए में दूसरे भाग को क्या कहा उन्होंने, प्रोमोटर। उस भाग से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज होता है और वहां पर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है या करने में सहायता प्रदान करता है। तीसरे टाइप के भाग को उसके मतलब किसके, ओपेरॉन के तीसरे भाग को उन्होंने कहा रेगुलेटर जीन। ठीक, रेगुलेटर मतलब बाधा उत्पन्न करना, रेगुलेट किसमें, रिप्रेशर प्रोटीन के बनने में। रिप्रेशर प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो ट्रांसलेशन की क्रिया में बनता है, तो उसके बनने में जो जीन बाधा उत्पन्न कर दे उसे क्या कहा उन्होंने, रेगुलेटर जीन। किसके हिस्से हैं ये सब, ओपेरॉन के। और जो चौथा हिस्सा है वो है ऑपरेटर। उन्होंने कहा ये जो ऑपरेटर है ये प्रोमोटर के साथ ही पाया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज आल्सो फाउंड नियर प्रोमोटर टू हेल्प इन द रिप्रेशर प्रोटीन। कौन से, रिप्रेशर प्रोटीन यही था जो बाधा उत्पन्न कर रहा था ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में प्रोटीन या कौन सा एंजीन, उसको रिप्रेस करने में मतलब हटाने में वहां से क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। कौन, ऑपरेटर। और ऑपरेटर होगा और जो प्रोमोटर होगा वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के साथ पा जाएंगे। अब यहाँ तक के बारे में मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो लैक ओपेरॉन दो शब्द हैं। पहले शब्द को क्या कह रहे हो, लैक, जो कहाँ से आया, लैक्टोजन से, जो कि एक प्रोटीन है। दूसरा शब्द है ओपेरॉन, जो ग्रुप ऑफ जीन या जीन के समूह को कहा जाता है। और लैक ओपेरॉन केवल ऐसी कोशिकाओं में पाया जाता है जो कैसी कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है ना, एक मिनट मुझे दीजिएगा, थोड़ा पसीना ज़्यादा हो रहा है। ओके, थैंक यू। ठीक, लैक ओपेरॉन क्लियर हो गया, केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। इसके बारे में जैकब और मोनार्ड ने 1961 में बताया था और उन्होंने उसी समय पर अपना ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें 1966 में क्या मिला, नोबेल प्राइज। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ई कोलाई नामक जीवाणु पर किया था और यह जीवाणु हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में क्या होता है, पाया जाता है। हम तो डर ही गए कि माइक ही नहीं आने लग रहा है। उन्होंने इस ओपेरॉन मॉडल को या ओपेरॉन को या ग्रुप ऑफ जीन को 4 भागों में विभाजित किया, जिसके पहले भाग को कहा गया स्ट्रक्चरल जीन। मतलब उस डीएनए में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं और साथ ही एंजाइम के बनने में, जो प्रोटीन के बनने के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। दूसरे हिस्से को उन्होंने कहा प्रमोटर। ये डीएनए के उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद डीएनए के प्रोमोटर वाले भाग पर जुड़कर रिप्लिकेशन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है, बढ़ावा देता है। तीसरे हिस्से को उन्होंने कहा रेगुलेटर जीन, जो बाधा उत्पन्न करता है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में या रिप्लिकेशन की क्रिया में। और चौथे हिस्से को कहा उन्होंने ऑपरेटर, जिससे उन्होंने कहा कि ये प्रोमोटर के स्थान साथ पाया जाता है और रिप्रेशर प्रोटीन के बाइंड होने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये इतनी कहानी जो भी उन्होंने बताई वो सिर्फ 2 शब्दों के लिए है। पहला शब्द है ग्लूकोज और दूसरा शब्द है लैक्टोज। अब ये ग्लूकोज और लैक्टोज को दिमाग से एकदम निकालिएगा नहीं, एकदम दिमाग में स्टोर रखिएगा कि जो भी कहानी अब हम इस पर पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं या जो भी इन दोनों लोगों ने मेहनत की, वो सिर्फ 2 वर्ड्स को समझाने की ज़रूरत की थी उनकी। पहला वर्ड था ग्लूकोज और दूसरा वर्ड था लैक्टोज। अब आता हूँ मैं इस कहानी के ऊपर, फिर आएंगे हम इस कहानी के ऊपर। तो पहली कहानी ग्लूकोज के साथ है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है सिर्फ, ठीक, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है।
अगर आपके पास पहले से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है, आप फालतू मेहनत क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो ग्लूकोज है, नॉर्मल जैसे कहानी चल रही है डीएनए में वैसे ही नॉर्मली क्या होती, चलती रहती। हुआ ये कि कह रहा है कि हमारे पास एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, किसमें, ई कोलाई नामक जीवाणु में। ठीक, देखो इसमें मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कर दी है, तो प्लाज्मिड हो गया या न्यूक्लियड हुआ। जैसे समझाने की बात यह है कि ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है न्यूक्लियड। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है। हम लोग सीधे इन दोनों को मानेंगे, इसको क्या कह रहे हो, प्लाज्मिड, और इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियड। तो इन दोनों में से दोनों डीएनए हैं, क्या है ये, दोनों डीएनए, हम इन्हीं को मान के चलना है। मैंने इसी को ऐसे बना दिया है बस समझाने के लिए। तो पहले केस में कह रहा है कि हमने एक डीएनए को लिया, ठीक है ना, जो कि क्या है, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है। डबल स्ट्रैंड डीएनए होने के साथ इसके एक धागे 3 से 5 तथा दूसरा धागा 5 से 3 दिशा में पाया जाता है। और जैकब और बोनार्ड ने जो ओपेरान के 4 भागों को बताया था वो 4 भाग इसी डीएनए में उपस्थित होंगे। तो पहले भाग को उन्होंने क्या कहा था, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। तो ये जो जीन है, ये जीन किस में हेल्प करेंगे, तीनों, प्रोटीन और एंजाइम के बनने के लिए जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं वो वाले जीन हैं। तो ये तीनों जीन प्रोटीन और एंजाइम के लिए कोड रखेंगे, अपने पास सूचनाएं रखेंगे, ठीक, जिन्हें कहा जाएगा क्या, स्ट्रक्चरल जीन। दूसरा है ऑपरेटर, जिसको लैक्टोज ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है या लैक ओ से। ऑपरेटर का काम क्या था, ये हमेशा प्रोमोटर के साथ पाया जाता था और हेल्प करता था रिप्रेशर प्रोटीन के बाइंडिंग में। तीसरे हिस्से को हमने कहा रेगुलेटर जीन या रिप्रेशर प्रोटीन, जो आई वाला है, रेगुलेटर या रिप्रेशर। ये हमेशा क्या करता था, बाधा उत्पन्न करता था, किस क्रिया में, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में या रिप्लिकेशन की क्रिया में, ताकि आसानी से ये दोनों क्रियाएं ना हो या डीएनए से आरएनए ना बने। और चौथे हिस्से को कह रहा हो क्या, क्या था, ऑपरेटर, प्रोमोटर, ठीक है। प्रोमोटर क्या करता था, प्रोमोटर वाले भाग से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्रावित होता था, जो हेल्प करता था किसमें, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से आरएनए के बनने में, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। तो ये चारों भाग जो हैं वो एक डीएनए में ही पाए जाएंगे, और उसी चारों भाग को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डीएनए में एक जगह मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब पहले से उस डीएनए में क्या है, ग्लूकोज है, मतलब ऊर्जा है। तो इस डीएनए से प्रोटीन के बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब अगर कोई चीज़ आपके पास पहले से है तो उसके बनने के लिए हम दोबारा मेहनत क्यों करें। तो हमें मेन ज़रूरत किसकी है, ऊर्जा की, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो ग्लूकोज है, ठीक। तो अगर ये हमारे पास पहले से है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। मतलब अगर ये कोशिका में पहले से ही है ग्लूकोज तो ये क्यों बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ई कोलाई नामक जीवाणु की कोशिका में अगर पहले से ग्लूकोज था तो हुआ ये कि ये कहानी घटी। इसमें सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्रावित हुआ, और स्रावित होने के बाद आया किस पे, प्रोमोटर वाले भाग पे। क्योंकि ये हम पहले लिख चुके हैं कि प्रोमोटर वाले हिस्से में क्या रिलीज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, जो प्रेरित करता है किस क्रिया को, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को। तो इस डीएनए में जिसमें पहले से ही ग्लूकोज है, इसमें सबसे पहला काम क्या हो रहा है, प्रोमोटर वाले भाग में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या हो रहा है, स्रावित हो रहा है, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो रही है और एमआरएनए बन रहा है। अब आरएनए बन गया तो क्या होना है, ट्रांसलेशन, जिसके कारण क्या बनेगा, प्रोटीन। पर हुआ क्या, यहाँ पे कुछ रिप्रेशर प्रोटीन पाए जाते हैं जो ऑपरेटर वाले भाग से जाकर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन की तरफ गति नहीं कर पाता है, ठीक, गति नहीं कर पाएगा। जब स्ट्रक्चरल जीन की तरफ गति नहीं कर पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन किसके लिए सूचनाएं रख रहे थे, प्रोटीन के लिए। तो ट्रांसलेशन की क्रिया में प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। बात समझ में आई इतना, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। एक डीएनए है जिसके 4 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस डीएनए में
पहले से ही ग्लूकोज है, मतलब इसके पास ऊर्जा है, तो इसको ऊर्जा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हुआ ये कि इससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज हुआ और इस डीएनए के प्रोमोटर वाले भाग से जाकर जुड़ गया और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को क्या किया, प्रेरित किया, जिसके कारण इस डीएनए से आरएनए बना, जिसमें एक आरएनए था एमआरएनए। अब इस एमआरएनए में ट्रांसलेशन की क्रिया होती तो क्या बनता, प्रोटीन, जिससे क्या मिलती, एनर्जी। पर ट्रांसलेशन की क्रिया हुई नहीं, क्योंकि इस भाग से रिप्रेशन प्रोटीन आकर क्या हो गया, जुड़ गया, जो ऑपरेटर वाले भाग से आकर क्या होता है, जुड़ जाता है। और ऑपरेटर वाले भाग से जैसे ही आके जुड़ेगा तो ऑपरेटर ऑपरेट करता था इस पूरी क्रिया को, तो इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को वो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जाने नहीं देता है, जिसके कारण इस भाग में ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। एक चीज क्लियर हो गया उस साइड का। अब आओ इस साइड पे। मान लो कि इस बैक्टीरिया में जो डीएनए था, उस डीएनए के पास ऊर्जा के रूप में जो ग्लूकोज है वो नहीं है। उस कोशिका के आसपास क्या है, लैक्टोज है, जो कि एक क्या है, प्रोटीन है, उससे भी उसको क्या मिलनी है, ऊर्जा। पर इससे वो डायरेक्ट ऊर्जा नहीं ले पाएगा। इस लैक्टोज की सहायता से इस लैक्टोज को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। कितने भागों में, 2 भागों में। और वो 2 भाग कौन कौन से होंगे, एक होगा, कहीं तो लिखे होंगे, एक मिनट, हाँ, इस लैक्टोज को तोड़ा जाएगा किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज यहाँ पे मिल ही जाएगा, जिससे ऊर्जा की निर्माण हो जाएगी। तो पहले केस में आरएनए पॉलीमरेज रिलीज तो हो रहा है, पर वो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसमें पहले से ग्लूकोज है, तो वो जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ग्लूकोज की कमी है, उसकी जगह पर उस सेल में लैक्टोज है, तो जाहिर सी बात है उस आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि ट्रांसलेशन की क्रिया हो और प्रोटीन बने। इसमें हुआ क्या, सेम डीएनए है जो कि यहाँ था, सेम डीएनए में जो 4 भाग हैं वही 4 भाग इस हिस्से में भी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ग्लूकोज था और इसमें ग्लूकोज नहीं है। इसमें ग्लूकोज के स्थान पर क्या है, लैक्टोज। तो इस डीएनए में सबसे पहले क्या रिलीज होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पर कार्य करता है, प्रोमोटर वाले भाग पर। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करेगा किस पे, प्रोमोटर वाले भाग पर। जैसे ही ये प्रोमोटर वाले भाग पर काम करेगा, इससे रिप्रेशर इंड्यूसर जो कॉम्प्लेक्स था, मतलब रिप्रेशर प्रोटीन था, उसकी जगह पर रिलीज होगा क्या, इंड्यूसर। ये रिप्रेशर को भगा देगा यहाँ से, जो चीज़ यहाँ थी जो इसको जोड़ रहा था कि आगे आरएनए पॉलीमरेज ना जाए, ये इसको यहाँ से क्या किया, भगा दिया। भगाने के कारण क्या हुआ, ये सेपरेट हो गया, एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब वहाँ पे जो ये प्रोटीन था वो एक तरीके से क्या हो गया, गायब हो गया। अब जब बाधा ही खत्म हो गई, जो रिप्रेशर या बाधा थी, जब वही खत्म हो गया, तो अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आसानी से जा सकता है किसकी तरफ, स्ट्रक्चरल जीन की तरफ। तो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जब ये चलेगा, तो इसमें जो भी जीन थे स्ट्रक्चरल, वो 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन थे। एक जीन को उन्होंने कहा था लैक जेड, दूसरे को उन्होंने कहा था लैक वाई, तीसरे को उन्होंने कहा था लैक ए। अब इन तीनों में ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे नंबरिंग की हुई है। लैक वाई को पहला स्थान दिया है, लैक जेड को दूसरा स्थान दिया है और लैक ए को तीसरा स्थान दिया है। इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं या जीन पाए जाते हैं, सीधे सीधे ऐसे समझिए, जो क्या करेंगे, ट्रांसलेशन की क्रिया को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। होगा ये कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन की तरफ पहुंचेगा, इस स्ट्रक्चरल जीन में से सबसे पहले लैक वाई वाले जो जीन हैं वो रिलीज करेंगे किसको, परमिएज एंजाइम को। ठीक, किसको रिलीज करेंगे, बीचों बीच वाला ऐसे समझिएगा, परमिएज एंजाइम को। मैंने यहाँ भी 1 लिखा है और यहाँ भी। तो जैसे ही परमिएज एंजाइम रिलीज होगा, ये अलाउ कर देगा किसमें, सेल में इंपोर्ट करने के लिए कौन किसको, लैक्टोज को। मतलब उस सेल के आसपास जितने भी लैक्टोज रहेंगे उन सबको ये परमिएज अलाउ कर देगा कि भैया आप सेल के अंदर आइए। उसके बाद दूसरा रिलीज होगा लैक जेड या लैक्टोज जेड। ये रिलीज करेगा किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, परमिएज ने जिन लैक्टोज को क्या किया था, इंटर कराया था सेल में, उसको तोड़ेगा, स्प्लिट करेगा, किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। और जैसे ही ग्लूकोज बना, उसको एनर्जी मिल गई, ऊर्जा का सोर्स उसको मिल गया,
उसके बाद तुरंत रिलीज होगा क्या, लैक ए या लैक्टोज ए, जो हेल्प करेगा किसके बनने में, ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है, एसी वाई छूट गया, ट्रांस एसिटिलेज में। और जैसे ही ट्रांस एसिटिलेज रिलीज हुआ, ये हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। और प्रोटीन सिंथेसिस किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ट्रांसलेशन के प्रोसेस। तो वैसे ही प्रोटीन क्या होंगे, बन जाएंगे। ठीक है ना, ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। आराम से स्लो करके एकदम अच्छे से देखिएगा। एक बार मैं फिर इसको क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस चुपचाप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हुआ ये कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना, जिसमें क्या पाया जा रहा है, लैक ओपेरान। वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। जिसमें लैक का अर्थ है लैक्टोजेन, जो कि एक प्रोटीन है जो कि दूध में उपस्थित होता है। और दूसरा शब्द है ओपेरान, जो ग्रुप ऑफ जीन है या जीन के समूह को कहा जाता है। दोनों शब्द को मिला के क्या कहा गया, लैक ओपेरान। इसके बारे में सबसे पहले जैकब और मोनार्ड ने 1961 में बताया था, और उन्होंने उसी समय अपना ओपेरान मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए 1966 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन्होंने अपना प्रयोग ई कोलाई या इश्चेरिशिया कोलाई नामक जीवाणु पर किया था, जो कि पाया जाता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पैरासाइट के फॉर्म में। दूसरा, इन्होंने जो ओपेरान था या जीन के समूह थे, उसको उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया, 4। स्ट्रक्चरल जीन, जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं प्रोटीन और एंजाइम के बनने के लिए। प्रोमोटर, जहां से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, रिलीज होकर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। तीसरा, रेगुलेटर जीन, ये जिन्हें रिप्रेशर प्रोटीन के बनने में या बाधा उत्पन्न करते हैं, किस क्रिया में, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में। और चौथा था ऑपरेटर, जो कि पाया जाता है प्रोमोटर के साथ, वो ऑपरेट करता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन को या ट्रांसलेशन को। और कह रहा है कि अगर एक डीएनए है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है ना, इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये चारों जीन अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, जिसमें जो ओपेरान है, जिसमें पहला टाइप दिया गया था स्ट्रक्चरल जीन, वो इस हिस्से में है। तो स्ट्रक्चरल जीन 3 प्रकार थे, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। लैक जेड को कहा जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई को कहा जाता है परमिएज, लैक ए को कहा जाता है ट्रांस एसिटिलेज। ठीक, और ये ऑपरेटर, प्रोमोटर, रेगुलेटर। इस डीएनए में सबसे पहले जो एंजाइम रिलीज हुआ वो था आरएनए पॉलीमरेज, और वो आके जुड़ गया प्रोमोटर वाले भाग से, जहां से ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। जैसे ही ये रिलीज हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो यम आरएनए बना, और यम आरएनए से बनता होना है उसमें क्या, ट्रांसलेशन, जिससे बनना है प्रोटीन। लेकिन इस डीएनए में पहले से ही ग्लूकोज है, तो यहाँ पर एक रिप्रेशर प्रोटीन आके काम करेगा, जो जाके जुड़ जाएगा किससे, ऑपरेटर से, और इस आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रक्चरल जीन तक जाने से क्या करेगा, रोकेगा, जिसके कारण इसमें ट्रांसलेशन की क्रिया नहीं होगी और प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन इसके विपरीत, यदि इस कोशिका में ग्लूकोज के स्थान पर क्या हो, लैक्टोज हो, तो इस लैक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनेगा और उससे प्रोटीन कैसे बनेगा, वो आएगा इस हिस्से में, जिसमें जैसे यहाँ पर सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हुआ और वो प्रोमोटर वाले हिस्से पर गया, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज होगा, और इसमें जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज हुआ, ये आएगा किस पर, प्रोमोटर वाले भाग पर। और जैसे ही प्रोमोटर वाले भाग पर पहुंचा, ये वहां पर जो रिप्रेशर प्रोटीन था उसको हटा देगा, किसके हेल्प से, इंड्यूसर के हेल्प से। हटाने के बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चल देगा स्ट्रक्चरल जीन के पास, जिसमें जो स्ट्रक्चरल जीन तीनों थे, उसमें से सबसे पहले रिलीज होगा परमिएज। ये अलाउ कर देगा कि अपने अंदर कोशिका के चारों तरफ जो भी लैक्टोज था उसको अपने अंदर ले आइए, इंपोर्ट कीजिए। और जैसे ही लैक्टोज अंदर आएगा, दूसरा रिलीज होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि लैक जेड से रिलीज होगा। और जैसे ही ये रिलीज होगा, वो उस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या करेगा, तोड़ देगा। और जैसे ही ग्लूकोज उसको मिला, ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स है, उसके बाद लैक ए से रिलीज होगा कौन सा, ट्रांस एसिटिलेज, जो हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में या ट्रांसलेशन में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय।